हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसमें हम बात करने वाले हैं मनुष्यों में पोषण और जो पोषण की प्रक्रिया है उसे हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली हम पाचन तंत्र को समझने वाले हैं, जो कि मानव के अंदर जैसा पाचन तंत्र होता है उसको समझने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने अमीबा में पाचन तंत्र को समझा था, यानी पोषण को समझा था। आज हम मनुष्यों में जो होता है पोषण, वो पाचन तंत्र के द्वारा होता है, उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है कि पाचन तंत्र में जो कौन कौन से अंग हैं जो हिस्सा लेते हैं। तो ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पे। जैसे मुख गुहा है, ये पाचन तंत्र का सबसे पहला हिस्सा है। तो पूछा गया है कि पाचन तंत्र में सबसे पहला अंग कौन सा है जो पाचन तंत्र में शामिल होता है। तो मुख गुहा जो होती है, वहाँ से हमारा जो पाचन होता है प्रारंभ होता है। तो पूछा गया है, क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जब क्लास हमारी खत्म होगी तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है। तो पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले मुख गुहा से प्रारंभ होता है। उसके बाद जो हमारा पाचन है, जो भोजन है, वो ग्रसनी से होकर जाता है। ग्रसनी से होते हुए ग्रासनाल में पहुंचता है, और ग्रासनाल के बाद हमारा जो अमाशय में जाता है भोजन, यहाँ पर काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, यानी 4 से 5 घंटे तक जो हमारा भोजन होता है वो अमाशय में रहता है। उसके बाद ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, और फिर इसके द्वारा कहाँ हो जाता है? मल द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये कुछ हमारे अंग हैं जिनके द्वारा पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट होता है। तो एक एक करके हम इनको सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा मनुष्यों में जो पोषण है, यानी जो भोजन का पाचन है, वो मुख गुहा से होता है। तो हम मुख गुहा से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्यप्रणाली, मतलब यही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो भोजन का पाचन है वो मुख से प्रारंभ होता है। तो इसमें जो हमारा पाचन का करने का कार्य कौन करता है? तो सबसे पहले जो हमारे जो भोजन का पाचन जो मुख से होता है उसमें हमारे दांत हिस्सा लेते हैं। दांत क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? काटते हैं, चबाते हैं और पीसते हैं। तो हमारा जो पाचन है वो हमारे मुख से प्रारंभ हुआ, और मुख में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो कौन है? दांत हैं, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, पीसते हैं और चबाते हैं। ठीक है। और मुख के अंदर ही कुछ हमारी लाला ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो वो हमारे क्या करती हैं? उन ग्रंथियों से लार या लाला रस बनता है, जिसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लार एमिलेज नामक एक एंजाइम कहते हैं। ठीक है। तो हमारे भोजन का जो पहला हिस्सा है मुख से प्रारंभ होता है, और मुख में ही हमें एक लाला ग्रंथ मिलती है, और उसी लाला ग्रंथ में एक रस निकलता है। उस रस से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम लार एमिलेज नामक एंजाइम कहते हैं। ये कार्य क्या करता है? जो भी हमारे भोजन में जटिल मंड होते हैं उनको क्या करता है? शर्करा में खंडित कर देता है। यानी जो भी हम खाते हैं उसमें जो मंड की मात्रा होगी उसको क्या कर देता है? वो शर्करा में क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में, यानी मुख गुहा में जो हमारा पाचन होता है उसमें। ठीक है। और जो हमारी जीभ है वो खाने के साथ लार को मिलाने की सहायता करती है। यानी जो भी हमारा अगली बार में ग्रसनी में जाएगा तो वो उसमें जो जीभ होती है, जीभ जो होती है हमारी लार बनाती है, और उसी लार के साथ क्या करती है? भोजन को आगे हमारे अमाशय तक पहुंचाती है। यानी ग्रसनी से होते हुए ग्रासनाल की सहायता से अमाशय तक पहुंचाती है। तो जीभ का ये कार्य है लार को बनाना, और उसी लार के द्वारा अमाशय तक उसको पहुंचाना है। तो यही लिखा है कि जीभ खाने के साथ लार को मिलाने में सहायता करती है। तत्पश्चात भोजन ग्रसिका से होते हुए और ग्रासनाल के द्वारा अमाशय की तरफ बढ़ता है, और अमाशय में भोजन के आने पर फैल जाता है। जो अमाशय होती है वो भोजन के आने पर फैल जाती है। तो हम यहाँ पे चित्र से भी समझ कर चलते हैं। तो देखिए हमारे पे हमारा ये मुख है, इसी मुख से हमारा भोजन का प्रारंभ होता है, और ये हमारी ग्रसिका है, और यही पूरी इस अंग को क्या कहते हैं? ग्रासनाल कहते हैं। तो ग्रसिका से होता हुआ, ग्रासनाल से होता हुआ हमारा इस अमाशय में पहुंचता है। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अमाशय के बारे में। तो अमाशय में क्या क्या होता है उसको हम यहाँ पे आपको पढ़ के बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको अमाशय के बारे में। तो अमाशय की जो भित्तियाँ होती हैं वो बेलनाकार जठर ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं। यानी अमाशय में कुछ भित्तियाँ पाई जाती हैं दीवारों पर, और उसमें क्या होती है? जठर ग्रंथियाँ होती हैं, और उनसे जठर रस का स्रावण होता है। ध्यान रखना है। अमाशय जो हमारे यहाँ पे देखिए बनी हुई है, ये हमारी अमाशय है। अमाशय की इन दीवारों पर क्या होती है? जठर ग्रंथियाँ होती हैं, और इन्हीं जठर ग्रंथियों से एक रस निकलता है जिसे जठर रस कहते हैं। ठीक है। और इनसे कुछ चीज़ों, कुछ हमारे जो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं एंजाइम होते हैं, उनका स्रावण होता है। तो जैसे एक तो अम्ल का स्रावण होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, दूसरा एक एंजाइम का स्रावण होता है, और श्लेष्मा मौजूद होते हैं। तो जो जठर ग्रंथियाँ हैं उनसे जठर रस निकलता है, और उसी रस में हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, ये सब पाए जाते हैं और श्लेष्मा पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं उससे जठर रस निकलता है, उससे कौन सा अम्ल निकलता है। तो पूछा जा सकता है कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। ठीक है, अब हम इनके कार्यों को पढ़ लेते हैं कि जो आमाशय में हमारा जो भोजन आएगा यहाँ पर, उसमें जो हमारा HCl है, पेप्सिन है, श्लेष्मा है, इनके द्वारा भोजन का क्या कार्य होता है उनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं HCl के कार्य के बारे में। तो HCl जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि HCl एक अम्ल है, और अम्ल है तो जाहिर सी बात है वो भोजन को क्या करेगा, अम्लीय माध्यम तैयार करके देगा। ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम को क्रिया में सहायक होता है, यानी जो पेप्सिन होता है जो भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ता है, उसको तोड़ने में जो होगा जो हमारा HCl अम्ल है वो काफ़ी मदद करता है, यानी अम्लीय माध्यम तैयार कर देता है। इसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो अपनी क्रिया कर पाता है। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य यही है कि वो प्रोटीन का खंडन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। ठीक है, ध्यान रखना है पेप्सिन का काम क्या है, जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसमें जो भी प्रोटीन होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम किसका है, पेप्सिन का। जैसे दूध होता है, दूध में क्या होता है, दूध का पाचन करने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है रेनिन एंजाइम, तो ये भी हमारा यहाँ पे जठर रस से ही निकलता है। तो रेनिन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो दूध के पाचन में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला हम बात करते हैं श्लेष्मा के बारे में, क्योंकि हमने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम हो गया भोजन को अम्लीय बनाना, जिससे एंजाइम उस पर क्रिया कर सकते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं। अब श्लेष्मा के बारे में, तो श्लेष्मा जो होता है आमाशय के आंतरिक आंतरिक की अम्ल से रक्षा करता है। जो श्लेष्मा होता है जो आमाशय की जो छोटी अंदर की जो दीवारें होती हैं उसे अम्ल से हानि न हो, क्योंकि अम्ल काफ़ी H+ आयन के जो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो काफ़ी दीवारों को, हमारी जो आंतरिक दीवारें होंगी आमाशय की, उनको चोट पहुंचा सकते हैं, यानी उन्हें जला भी सकते हैं। तो उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं, श्लेष्मा हमारा क्या करते हैं, अम्लों से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। आमाशय से आंशिक रूप से पाचित भोजन अब हमारा कहाँ जाएगा, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में पहुँचेगा। तो आमाशय में हमारा इतना ही क्रिया होती है। अब जो हमारा भोजन है वो कहाँ पे जाएगा, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाएगा। तो अब छोटी आंत में क्या क्या घटनाएं होंगी उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो छोटी आंत में पहुंचने से पहले जो हमारा क्या होगा, छोटी आंत से पहले एक यकृत होगा और एक हमारा क्या होगा, अग्नाशय होगा। तो यकृत और अग्नाशय का भी काफ़ी बहुत सारा रोल होता है हमारे भोजन के पाचन में, तो उसको भी हम समझेंगे कि यकृत और अग्नाशय का क्या रोल होता है हमारे भोजन के पाचन में। और ये जो होते हैं हमारे यकृत और अग्नाशय होते हैं, ये हमारी छोटी आंत में ही जाकर कुछ एंजाइमों का स्रावण करते हैं, उसी के द्वारा हमारा क्या होता है, भोजन पचने में सहायक हो जाता है। तो हम अब अगला छोटी आंत को समझते हैं, वहीं पर हम यकृत और अग्नाशय के कार्यों को भी देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे छोटी आंत और क्षुद्रांत को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने भोजन से चालू किया, यानी मुख से चालू किया, कृषिका से होकर जो है आमाशय में, आमाशय में हमें HCl और एक प्रोटीन एंजाइम हमें मिला और श्लेष्मा मिले, इनके कार्यों को डिस्कस किया। अब ये जो हमारा भोजन है ये आमाशय से होता हुआ ये हमारी छोटी आंत, ये हमारी देखिए ये जो बीच में बनी हुई है ये छोटी आंत है, और इसके जो चारों ओर बनी हुई है ये हमारी कौन सी आंत है, बड़ी आंत है। तो अब जो भोजन होगा हमारा वो कहाँ पे आएगा, छोटी आंत में आएगा। ठीक है, छोटी आंत यहाँ से प्रारंभ होगी, वो दिखाई नहीं दे रही यहाँ से, और इसी छोटी आंत में जो होगा एक हमारा यकृत होगी। यकृत क्या होती है, इसमें इससे एक पित्तरस बनता है, जो कि यहाँ पर एक हमारी पित्ताशय होती है। उस पित्ताशय में जो हमारा होता है वो पित्तरस स्रोत स्टोर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यकृत में पित्तरस बनता है, और उस पित्तरस जो बनता है वो यकृत में स्टोर नहीं किया जाता है, वो यहाँ पे छोटी सी एक पित्ताशय होती है, इस पित्ताशय में वो पित्तरस स्टोर किया जाता है। और पित्तरस जो होता है वो हमारा क्षारीय होता है, ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे पत्ती के आकार की क्या होती है, अग्नाशय होती है। आप देख लीजिए ये अग्नाशय है, यहाँ पे छोटी सी ये अग्नाशय होती है। इसके द्वारा भी कुछ एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, और ये जो एंजाइम हैं वो हमारे छोटी आंत में जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है अग्नाशय से जो भी एंजाइम निकलेंगे वो भोजन में कहाँ जाएंगे, वो भोजन के छोटी आंत के हिस्से में जाएंगे। तो छोटी आंत में जाके ये जो एंजाइम है वो उस पर क्रिया करेंगे। तो ठीक है, हम इसी को समझने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है जो कि अत्यधिक कुंडलित, कुंडली मतलब इस प्रकार से होता है, आपने देखा, मैंने आपको फिगर में भी दिखाया। तो अत्यधिक क्या होता है, कुंडलित होता है, लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है लगभग यहीं पर संभव होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% भोजन का पाचन यहीं पर होता है, ये मान के 90% जो भोजन का पाचन होता है वो इसी भाग में होता है।
ठीक है। अब छोटी आंत को दो ग्रंथियों से श्रावण प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया था। एक आपकी यकृत थी, दूसरा क्या था, अग्नाशय। यकृत से मैंने आपको बताया कि पित्तरस बनता है जो कि पित्ताशय में स्टोर होता है, और पित्ताशय में स्टोर होने से पहले जो पित्तरस होता है वो एक प्रकार का क्षारी रस है जो भोजन को क्या करता है, क्षारी माध्यम प्रदान करता है। अग्नाशय हमारी एक ग्रंथि है, इससे क्या होता है, कुछ एंजाइम निकलते हैं जो कि जाकर छोटी आंत में भोजन में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और उसको विखंडित करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यकृत के कार्यों को बता देता हूँ। ठीक है, तो यकृत के कार्यों को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यकृत के कार्यों को सबसे पहले हम समझते हैं। तो लिखा है यकृत से पित्तरस निकलता है। तो मैंने आपको बताया था यकृत से कौन सा रस निकलता है, पित्तरस निकलता है, जिसका भंडारण यानी जो स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। और पित्तरस क्षारीय होता है, ये भी याद रखना है। पित्तरस के मुख्य दो कार्य हैं। तो पहला क्या है, आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन जो हमारा आमाशय से आता है वो अम्लीय होता है। उस अम्लीय भोजन को क्या करता है, वो क्षारीय रूप में परिवर्तित करता है ताकि अग्नाशय से आने वाले एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। यानी अग्नाशय से जो एंजाइम आगे वो उस पर तभी क्रिया कर पाएंगे, जो हमारा आमाशय में अम्लीय भोजन था उसको जब वो क्षारीय कर देंगे तब जो अग्नाशय से एंजाइम आएंगे उस पर क्रिया कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है, पित्तरस जो होता है वो भोजन को क्या करता है, क्षारीय रूप प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या है, पित्त जो है लवण भोजन में उपस्थित वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है। यानी जो पित्त होगा वो लवण भोजन में उपस्थित जो भी छोटी छोटी वसाएं होंगी उनको क्या करता है, खंडित करता है, जिससे एंजाइम जो हमारे अग्नाशय रस ग्रंथि से आएंगे उसको क्रियाशीलता से उसको और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकें। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे अग्नाशय के कार्यों को डिस्कस करेंगे। तो अग्नाशय के बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो अग्नाशय होगी वो भी अपने द्वारा कुछ एंजाइमों को स्रावित करेगी जो कि आपके छोटी आंत में ही आपको जो भोजन होगा उसी में आपकी क्रिया करेंगे आगे। तो याद रखना है, इससे अग्नाशय रस निकलता है, यानी जो अग्नाशय होगी उससे अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस में एंजाइम होते हैं, जो मुख्य 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, एक ट्रिप्सिन होगा, दूसरा लाइपेज होगा, तीसरा क्या होगा, एमाइलेज होगा। जो ट्रिप्सिन होगा यह जो भोजन में प्रोटीन होगा उसको क्या करेगा, अमीनो अम्ल में बदल देता है। यानी जो अग्नाशय से जो रस निकलेंगे वो हमारे कहाँ पे मिलेंगे, आके छोटी आंत में मिलेंगे आके। उसमें जो ट्रिप्सिन एंजाइम होगा वो जो भी प्रोटीन होगा भोजन में उसको अमीनो अम्ल में बदल देगा। दूसरा हमारा एंजाइम है लाइपेज, अगर जो भी भोजन में वसा होगी उसको वसी अम्ल से ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य किसका है, लाइपेज एंजाइम का है। तीसरा हमारा एमाइलेज होगा, अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य किसका है, एमाइलेज का कार्य। तो ध्यान रखना है, अग्नाशय से 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम निकलते हैं और इन 3 इंपॉर्टेंट एंजाइमों के कार्य क्या है ये आपको अच्छे से रखना है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलेगा। लाइपेज क्या करेगा, वसा को वसीय अम्ल में से ग्लिसरॉल में बदलेगा। और एमाइलेज जो होगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में बदलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सारे जो क्रियाएं होती हैं वो अग्नाशय के एंजाइमों द्वारा छोटी आंत में ही होती है। ध्यान रखना है, तो ये छोटी आंत है, इसी में जाकर आपके जो अग्नाशय होंगे, अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम होंगे वो इसी में आपके भोजन को क्या करेंगे, खंडित करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अग्नाशय को अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम बड़ी आंत को समझ लेते हैं और बड़ी आंत के बाद फिर मल द्वार से हमारा जो होगा यानी गुदा से जो होगा हमारा भोजन का पाचन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बड़ी आंत को समझते हैं की बात करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, वो आपका भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ही होता है। तो छोटी आंत के इलियम एक भाग होता है छोटी आंत का, उसमें जो होता है, जो हमारा भोजन बचा हुआ होता है उसका अवशोषण होता है। यानी जो भी हमारे भोजन में इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो प्रोटीन होंगे, न्यूट्रिशंस होंगे, उनका जो अवशोषण होगा वो छोटी आंत के इलियम में होगा। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए, छोटी आंत का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ था, इलियम। तो इलियम जो होता है वो जो हमारा होता है यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। अब हम बड़ी आंत के बारे में बताते हैं। तो बड़ी आंत में एक कोलोन नामक भाग होता है, इसमें क्या होता है, भोजन में उपस्थित जितना भी जल होगा उसका अवशोषण होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव पाचन तंत्र में जो जल का अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत के किस भाग में होता है, कोलोन भाग में होता है। ठीक है, ये देख लीजिए आपकी बड़ी आंत है, ये जो आपकी साइड से बनी हुई है। आप जो भी भोजन बचेगा उस भोजन के अंदर जो भी जल की मात्रा होगी, तो जो जल का अवशोषण होगा वो भोजन जो जल का अवशोषण होगा कहाँ पे होगा, वो आपका बड़ी आंत में होगा। यानी देखिए कोलोन लिखा हुआ है, तो इसी कोलोन भाग में जो होगा वो आपका जो होगा जल का अवशोषण हो जाएगा। इसे बृहदांत यानी बड़ी आंत कहते हैं। और बाद में जो हमारा बचा हुआ भोजन है वो इस मल द्वार द्वारा यानी गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। जो कि हमारा अपशिष्ट पदार्थ होगा वही हमारा गुदा द्वार से बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है, तो बड़ी आंत में क्या होगा, बड़ी आंत के कोलोन भाग में जल का अवशोषण होता है और बाकी जो बचा हमारा अपशिष्ट भोजन है वो गुदा द्वार के द्वारा निकल जाता है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट हुआ है, आपको समझ में भी आ गया होगा।
इससे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम पाचन तंत्र जो हमने आज पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनेंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमने आपको बताया था कि जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख गुहा से प्रारंभ होता है। तो याद रखना कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से हमारा भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का क्या कार्य है। तो इसका कार्य हमने बताया था कि ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, तो ये सही है। और दूसरा ये भी है कि ये जीवाणुओं को नष्ट करने में भी काम आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ये प्रोपेक्सिन को पेप्सिन में बदलता है, तो ये भी सही है। तो हमने आपको अम्लीय बताया था। इसके आते का आप ये दो और याद रख लीजिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन डी यानी सभी यहाँ पे सही हैं सिलेंडर के लिए, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन का अधिकांश जो किस अंग में संपन्न होता है, यानी जो पाचन की क्रिया है अधिकांश कहाँ पे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 90% के लगभग जो आपका पाचन तंत्र होता है, पाचन जो होता है वो आपका छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन है सबसे पहले हमने मुख गुहा में पढ़ा था, तो इसमें आपके मंड शर्करा इनका पाचन होता था। लेकिन जो प्रोटीन का वास्तव में पाचन होता था वो आपके आमाशय में होता था। आपको याद होगा कि दूध के पाचन के लिए आपका एक रेनिन था और दूसरा आपका पेप्सिन था। ये दो एंजाइम थे जो कि प्रोटीन के पाचन के लिए यूज होते थे। तो आमाशय आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का जो अवशोषण है वो कौन से भाग में होता है। तो मैंने बताया था कि सारा पाचन होने के बाद यानी सारे अवशोषण होने के बाद अंत में जल का अवशोषण होता है जो कि आपकी बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत का यानी बृहदान्त्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं। तो प्रमुख पाचन ग्रंथियों में मैंने आपसे सबसे पहले मुख गुहा में लार ग्रंथि के बारे में बात करी थी। उसके बाद यकृत भी एक हमारी पाचन ग्रंथि का हिस्सा थी जिससे पित्तरस स्रावित होता है। अग्नाशय से भी 3 एंजाइम निकलते थे, ये भी हमारे पाचन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन सारे सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यकृत यानी लीवर से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यानी इसमें से यही पूछा गया कि यकृत में से यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यकृत पहली बात तो एक ग्रंथि है जो कि आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। तो दूसरा ऑप्शन भी यही दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये भी सही है, पहला आंसर भी सही है। अगला लिखा है इसमें पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा होता है। तो जो यकृत है वो पित्तरस बनाता है, जो कि कहाँ पे जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। लिखा है कि निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता। तो हमने यहाँ पे स्टार्च के बारे में पढ़ा था, इसका भी पाचन होता है। वसा का भी पाचन पढ़ा था, प्रोटीन का भी पाचन पढ़ा था, कैरोटीन हमने नहीं पढ़ा था। तो ये हमारा जो है गलत है। तो यही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है। तो जठर ग्रंथियों से हमारा जठर रस निकलता था और उस जठर रस में हमारे 3 इंपॉर्टेंट थे। एक तो हमारा HCl अम्ल था, दूसरा हमारा एक एंजाइम पेप्सिन था और एक हमारा श्लेष्मा था। तो 3 चीज़ें हमारी यहाँ पे जठर रस से निकल रही थी और ये सभी हमारे जहाँ पे थे वो उसका नाम है अमाशय। तो ये सभी अमाशय में पाए जाते थे, ध्यान रखना है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ से संबंधित हैं, अमाशय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है। पायसीकरण का मतलब है कि भोजन को क्षारी बनाना। तो जो भोजन को क्षारी बनाना होता है वो पित्तरस के द्वारा होता है और पित्तरस हमें कहाँ मिलता है, पित्ताशय में से मिलता है। तो ये यहाँ पे जो पायसीकरण की जो घटना है वो पित्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट होगा। लिखा है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं। तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के टोटल 3 भाग हैं। एक हमारा यहाँ पे ग्रहणी जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, दूसरा अग्र क्षुद्रांत जिसे जेजुनम कहते हैं, तीसरा शेषांत जिसे एलियम कहते हैं। तो टोटल यहाँ पे छोटी आंत के 3 भाग हैं और तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो ध्यान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है। तो जब मैंने आपको पाचन में बताया था यहाँ पे आपके आमाशय हो जाती है। इसके नीचे आप यहाँ पे देखते हैं कि ये बड़ी जो हमारी बड़ी आंत होती है वो इस प्रकार से होती है और इसके बीच में हमारी छोटी आंत इस प्रकार से होती है। तो उल्टे यू आकार की जो होती है वो हमारी बड़ी आंत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जो यू आकार की उल्टे होती है वो कौन होती है, हमारी बड़ी आंत होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि अग्नाशय में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय में हमने आपको टोटल 3 एंजाइम बताए थे, जिसमें से पहला आपका ट्रिप्सिन था, दूसरा आपका लाइपेज था, तीसरा आपका एमाइलेज था। तो तीनों ऑप्शन में दिए गए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला लिखा है कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यकृत ने हमारे पाचन तंत्र में हिस्सा लिया था, अमाशय ने भी हिस्सा लिया था, ग्रसनी भी हिस्सा लिया था, किडनी हमारा यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। तो यही ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर।